मैं हूं सुरेंद्र मिश्र, आप देख रहे हैं संग्राम न्यूज। मुंबई के उत्तर भारतीय नेताओं से 10 सवाल कार्यक्रम के तहत आज हमने बातचीत की श्रमिक सहायता समिति के संस्थापक और हिंदी भाषी जनता परिषद के पदाधिकारी डॉक्टर आर.डी. गौतम से। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के पसहरा गांव में जन्मे डॉक्टर गौतम 1975 में मुंबई आए थे। पेशे से चिकित्सक डॉक्टर गौतम शुरू से ही समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं। श्रमिकों की मदद के लिए जहां उन्होंने श्रमिक सहायता समिति का गठन किया, वहीं हिंदी भाषी जनता परिषद के पदाधिकारी के रूप में वे लंबे समय से कल्याण डोंबिवली के हिंदी भाषियों की मदद करते आ रहे हैं। डॉक्टर गौतम कई अन्य सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये मुंबई रीजन जो है वो हिंदी हार्टलैंड के रूप में डेवलप हो चुका है। यहाँ लगभग 35% पॉपुलेशन हिंदी भाषियों की है। तो क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि हाल के वर्षों में जो हमारी सामूहिक राजनीतिक सोच थी, उसमें कुछ परिवर्तन आया है? सर, ऐसा है कि जितनी जनसंख्या में, जितने परसेंटेज में महाराष्ट्र हमारी कर्मभूमि है, हम अपनी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश को यहाँ आए हैं। और जहाँ तक व्यक्तिगत मेरा 46 साल का अनुभव है यहाँ पे, कि यहाँ पे आने के बाद हमें एक बात की हिदायत दी गई थी कि यहाँ समाज दो भागों में, या अन्यथा न रहे तो ये कहूँ कि यहाँ दो जातियाँ हैं, एक भैया और एक मर्द। तो ऐसा है कि हम ऐसा तारतम्य साम दंड भेदभाव के हिसाब से हम ऐसा कुछ कार्य करें कि हम दोनों जातियाँ एक समन्वय स्थापित करके हम अपनी मातृभूमि को, गरिमा को बरकरार रखते हुए अपनी कर्मभूमि महाराष्ट्र की गरिमा को भी बरकरार रखते हुए दोनों जातियों को आगे लेते हुए एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम ये महसूस करें कि हम क्या कुछ ऐसा करें कि हमारे कर्मों से, हमारे कर्तव्यों से परिवार, पड़ोस, परिसर, प्रदेश, देश उन्नत बने, समृद्धशाली बने। इस सोच के बहुत सारे हमारे समाज में हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जिनका नाम हो तो बहुत सारे लोग हैं, कल्याण से लेकर डोंबिवली। 46 साल का मेरा समय गुजरा है समाज सेवा में। लेकिन कहीं न कहीं मन व्यथित भी होता है, दुखित भी होता है, लेकिन अपना जो कारवां है वो अभी रुका नहीं। 40 साल से जिस राह पे चल रही है, हम चलते हैं। जहां तक बात सामाजिक स्तर पे, व्यवसायिक स्तर पे, हम इस कर्मभूमि महाराष्ट्र में अपने आप को तो स्थापित किए हैं, यहाँ तक किए हैं कि आज बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, यहाँ तक कि कंपनी के मालिक भी लोग, फैक्ट्री डालने वाले भी लोग हैं। आज हम अपने बच्चों को यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर बनाने लग गए हैं, बहू लाने लग गए हैं, बेटियों की शादी करने लग गए हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये बात खटकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 70 से 80 का जो दशक था, उसमें जो नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स थी, जो नॉर्थ इंडियन लीडरशिप थी, कुछ ऐसे लीडर होते थे उस समय जो लोगों को यूनाइट कर सकते थे, लोग उनकी बात मानते थे। क्या आप वर्तमान में ऐसा कोई लीडर देखते हैं, कोई ऐसा नेता देखते हैं जो उत्तर भारतीयों को, हिंदी भाषियों को यूनाइट कर सके, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा असर डालता हो? सर, एक मैं कम समय में उत्तर देना चाहूँगा। मैं जब 1975 में इस मुंबई में आया तो उस समय सामाजिक उतना ज्ञान नहीं था, एक नौजुवक थे, कॉलेज छोड़ के आए हुए थे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान जब ये जाता था कि हमारी महाराष्ट्र के मिनिस्ट्री में हिंदी भाषी जितने मिनिस्टर हुआ करते थे, 1 से 2, 3, जिसमें माननीय स्वर्गीय राम मनोहर त्रिपाठी जी वगैरह का भी नाम आता है। जबकि हमारा समाज प्रगति किया, हर क्षेत्र में प्रगति किया। आज मैं देखता हूं कि आज की जो महाराष्ट्र सरकार की जो दृष्टि बनती है, जब हम अग्रसर हैं, प्रगति पथ पे हैं, तो आज हमारा इस महाराष्ट्र के शासन में हमारी जो है परसेंटेज जो है मंत्रियों की संख्या कम है। तो मैं कैसे मान लूं कि कोई ऐसा नेतृत्व हमें ऐसा प्रदान करे जो हमारे प्रगति के अनुसार, हमारी सहभागिता के अनुसार कम से कम महाराष्ट्र शासन को में जो
80 के दशक में जो मिनिस्टर हुआ करते थे वो परसेंटेज भी आज के वर्तमान समय में हमारे महाराष्ट्र सरकार में नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को इस पे विचार करना पड़ेगा, किसी न किसी को अगुआ बन के आगे आना पड़ेगा कि भाई हमें छोटी मोटी बातों को भुला करके अपने जो है गरिमा को, अपने वर्चस्व को, इस महाराष्ट्र की अपनी कर्म भूमि की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम अपनी भी, अपनी जन्मभूमि की और अपनी भी, अपने समाज की मर्यादा को कैसे बरकरार रखेंगे। आज 122 नगर सेवकों का कॉर्पोरेशन है कल्याण डोंबिवली नगर महापालिका में, बड़े दुख के साथ करना पड़ता है। आज कम से कम हमारे संसदीय क्षेत्र में 8 लाख मतदाताओं में से कम 50% ऐसे मतदाता हैं जो यदि हिंदी भाषी मात्र बन करके यदि मतदान करते हैं तो हम एक सांसद ला सकते हैं। उसमें 2 विधायक का क्षेत्र पड़ता है, हम चाहें तो एक विधायक ला सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम अपने स्वार्थवश, मैं ये कहता हूं कि मैं दावड़ी परिसर में रहता हूं, मेरी ऐसी सोच है कि दावड़ी की गरिमा बढ़ेगी तो दावड़ी में रहने वाले यादव की, भारद्वाज की, पांडे की, दुबे की, सबकी गरिमा समाहित हो जाएगी। वर्तमान में जो राजनीतिक दलों में उत्तर भारतीयों की का प्रतिनिधित्व है, आप उसको किस रूप में देखते हैं? क्या आप प्रतिनिधित्व से संतुष्ट हैं? सर जी, यदि मैं संतुष्ट होता, 46 साल के इस सामाजिक जीवन में प्रत्येक पार्टियों ने हमारे पास कोई भी ऐसा समय जब जब दौर आता है इलेक्शन का, आज भी आके गया, मैं नाम नहीं लूंगा, हर पार्टियों का, हर लोग हमें, शायद मेरा सौभाग्य है कि चाहते हैं लोग कि आप शिवसेना में आइए, राष्ट्रवादी में आइए, भाजपा में आइए। लेकिन मैं हर राजनीतिक पार्टियों में के दौर में, इलेक्शन के दौर में स्वतंत्र हूं, जिसकी कैंडिडेट के ऊपर मदद कर दूं, मैं किसी का बंधेला नहीं हूं। और जो पार्टी का बंधन लेने के बाद, देखिए साहब, यदि मंजिल पाने के लिए हमारे चरित्र बदल जाए तो हमको वैसा मंजिल नहीं चाहिए। इसके लिए आज तक मैं किसी का बंधा हुआ, किसी का पार्टी का वो लेना पसंद नहीं किया। हम स्वतंत्र हैं, हमारे जो विचार, हम जो चाहेंगे वो बोलेंगे। लेकिन किसी पार्टी में जाने के बाद यदि पार्टी कुछ भी करती है और मेरे थिंकिंग से वो गलत ही है तो हम प्रोटोकॉल में भटके हाँ जी करने वालों में नहीं। सामाजिक जीवन में आगे आपकी क्या योजना है? सामाजिक जीवन में हमारी योजना है, 65 क्या एज चल रहा है हमारी। अभी तो हम समाजों में, हमारे क्षेत्र में, अब कितना नाम बताऊं, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक जितने भी मंडल हैं, आज हर मंडल के लोग उम्रदराज होने के नाते कम से कम जबरी एडवाइजर में नाम डाल दे देते हैं। उनको रजिस्ट्रेशन चाहिए, परमिशन चाहिए, आते हैं, इज्जत देते हैं। और मेरा एक बदलाव ऐसा है, मैं व्यवसाय में कुछ दिनों तक लेबर कंट्रैक्टर के रूप में काम कर चुका हूँ। हमने लेबरों की बड़ी व्यथा देखी है। हमने एक श्रमिक सहायता समिति संस्था का ओपनिंग पिछले 2 सालों में, सही नवरात्र में किया था, 2 साल हुआ, बस सही मैं एग्जैक्ट नहीं दे सकता हूँ। वो मेरी सोच की वो संस्था जिसके मैं संस्थापक हूँ, उसमें मेरा एक ही है, 1 रुपये का दान पुण्य महान। हर गरीब आदमी, ठेला वाला, लेबर वाला, केला वाला, 1 रुपया प्रतिदिन का उस श्रमिक सहायता समिति में दो। सक्षम नहीं हो तो 365 रुपया साल को दो। आज जब मैं काम करता हूँ समाज में सर, तो जब आर्थिक स्थिति, आर्थिक सहयोग की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि जो उत्तर भारतीय समुदाय है उसकी जातीय संरचना में हाल के वर्षों में कुछ परिवर्तन आया है? बड़ा अच्छा प्रश्न किया सर जी आपने। मैं राजनीतिक की तो नहीं हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजनीतिक कोई भी हवा जो है अपने क्षेत्र से गुजरती हो, उसका थोड़ा बहुत अनुभव मैं नहीं करता हूँ, जरूर करता हूँ। मैं व्यक्तिगत अपनी राय में जो अनुभव कर रहा हूँ कि अभी जो शासन गए, केंद्र के शासन की खास करके बात करूँगा, कि इससे पहले हमें ऐसा लग रहा था कि जिन कमियों की वजह से समाज यहाँ ही नहीं
हमारा पूरा भारतवर्ष सदियों से जो है कहीं न कहीं अग्रसर होते हुए भी कहीं न कहीं पिछड़ गया था। कुछ सोच के कारण, कुछ नेतृत्व के सोच के कारण उसमें जरा बदलाव आ रहा था। लेकिन हमें ऐसा अनुभव लग रहा है कि इस शासन काल में जो है, जो बातें जो थी, मैं वो बात नहीं कहना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा, जाति धर्म संप्रदाय संबंधित जो बातें थी वो थोड़ा हमें लग रहा था उनका लोप हो रहा है। लेकिन इस कार्यकाल में हमने अनुभव किया कि वो बातें हमारे जन्मभूमि से लगे जो लोग यहाँ पे हैं या वहाँ पे जो आना जाना होता, अनुभव कर रहा है कि वो बातें पूरा स्थापित हो रही हैं, बढ़ रही हैं, ऐसा मेरा मानना है। उत्तर भारतीय मुंबई में कुछ खास पारंपरिक व्यवसायों में लगे हुए थे शुरू में। क्या आपको लगता है कि हाल के वर्षों में उत्तर भारतीय लोगों ने तमाम क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है? आपको कैसा, आपका अनुभव क्या है? बड़े गर्व के साथ मैं कहूँगा कि जहाँ तक मेरा 46 साल का दौर रहा है यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर और सामाजिक गतिविधियों में कहीं न कहीं इन प्रकार राजनीतिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष में जुड़े रहा हूँ। गर्व होता है कि मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, सांस्कृतिक हो या राजनीतिक या व्यवसायीकरण की बात मैं करें, शिक्षा क्षेत्र में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं, डॉक्टरी में जाएं या इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो है, व्यवसाय करने वाले लोग, किसी भी क्षेत्र में मेरा अनुभव कि कोई न कोई हमारे समाज का दिखाई पड़ता है। ये जरा संतोषजनक लगता है। लेकिन इतना प्रगति होने के बाद भी जो बात छूटती है, जो हमें चाहिए हमारे समाज। राज ठाकरे साहब की जो मनसे पार्टी है, उसके उदय के बाद क्या आपको लगता है कि उत्तर भारतीय समुदाय की स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? नहीं, मैं जब समझता हूँ कि जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, आदरणीय राज ठाकरे साहब की पार्टी मनसे का जब उबार भी हुआ था, तो हमारे क्षेत्र के जो रहवासी हों, चाहे हिंदी भाषी हों, गैर हिंदी भाषी हों, स्थानिक लोग हों, मेरे क्षेत्र में ऐसा वातावरण ना के बराबर बना कि भाई उसमें कोई बहुत बड़ा दबाव या कोई बड़ा उनके वजह से बदलाव आया। मैं अपने क्षेत्र की, अपना जो कार्य क्षेत्र है उसके विषय में बात करना चाहता हूँ। ऐसे तो मैं समझता हूँ कि जो मुद्दा वो लेके चले थे राज ठाकरे साहब, उन जिनके हित में वो मुद्दा लेके चले थे, उन लोगों ने तो भी थोड़े समय के लिए अनुभव किया कि ये बात अच्छी है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ, जिस क्षेत्र में रहता हूँ, वहां के स्थानीय लोग जो आपस में मिल बैठ के बातें किए, निराकरण ये निकला कि ठीक है, बात तो इसकी अच्छी है, लेकिन दूसरे पहलू से देखा जाए तो यदि हम मनसे के मुद्दे पे चलते हैं तो हमारा जीवन यापन कहीं न कहीं प्रभावित होगा। और जिस प्रगति पे हम आज हैं, जो हमारे परिवार का या समाज की जो प्रगति है, शायद उसमें रुकावट आ गई। क्या आप मानते हैं कि मुंबई में सभी लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलता है? नहीं सर, जहां तक सवाल है, यहाँ पे बिना संघर्ष, बाहर से आए हुए लोगों को बिना संघर्ष, यदि उनके अंदर स्वाभिमान नहीं है, उनके अंदर क्षमता नहीं है, उनके अंदर कर्मठता नहीं है, तो सर जी, जहाँ तक मैं कहता हूँ, हम तो अपने जन्मभूमि पे ही यदि हम सक्षम नहीं है, कर्मठ नहीं है, तो वहीं नहीं लोग बढ़ने देते हैं। तो ये तो बहुत दूर, हमारी 1600-1700 किलोमीटर शायद हम इतना दूर चल के आए हैं, तो हमको सहज कैसे ही कोई मौका दे देगा आगे बढ़ने। आपको सामाजिक जीवन की जो आपका काम है, इसमें आपको शामिल होने, इसका सामाजिक काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? और जहाँ आप हैं, क्या आप अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं? मैं पूर्ण रूपेण अपने कर्मों से, अपनी समाज सेवा से संतुष्ट हूँ। जरूरी नहीं कि हर घड़ी होठों पे भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान को काम आए। तो सर, परोपकार में ही जीवन का जो सार्थकता निहित है। यदि हम धर्म को ले लें, बड़े बड़े महापुरुषों को ले लें, यदि हम परोपकार नहीं सीखते
अपने लिए सिर्फ जीते। तो मैं समझता हूँ गवई भाषा, देसी भाषा में कहते हैं भाई अपने लिए तो फला पशु भी जी लेता। तो साहब मैं संतुष्ट हूँ, जिस रास्ते में चल रहा हूँ और उस पर चलते रहूँगा। कहीं न कहीं जिनके लिए कर रहा है वो कहीं न कहीं कष्ट होते रहेगा कि जो हम जिनके लिए कर रहे हैं वो भी हमारी बातों को नहीं समझ पा रहे। आपके विचार से मुंबई के उत्तर भारतीयों के लिए अभी क्या किया जाना बाकी है और आप इसे किस माध्यम से पूरा करना चाहते हैं? अभी बात कुछ अन्यथा से हो जाएगी क्योंकि मैं सत्यवादी हूं। मेरे पास एक ही हथियार है सर, जो यहाँ रहता है वो जुबान पे वो दिमाग। अब ये प्रश्न जरा सा आपका मैं यदि आंसर दूं तो कई मीडिया को, कई लोगों को कुछ अलग जैसा लगेगा। जब जब भी इलेक्शन की बात आती है मैं अपने समाज से पूछता हूं, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, सारी जो भी राजनीतिक पार्टियां एकत्र होके कहती हैं जो भी उम्मीदवार होगा मराठी होगा, गाँव वाला। तुम क्यों नहीं वो बात को समझ पाते हो? हमारा समाज वो बात को क्यों नहीं समझ पाता है? आज हर पार्टियां हमें गोद लेने के लिए तैयार आती हैं जब इनका समय आता है। हर पार्टियों में हमारे उत्तर भारतीय नेता सम्मिलित हैं, होना भी चाहिए, लोकतंत्र है। हमसे किन्हीं लोगों से हमारा विरोध नहीं विचारों।